औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के बैकग्राउंड में चले जाते हैं। सबसे पहले द लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। यहाँ मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। द लिविंग मैटर ऑफ ए सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. Yeah, the living contents of a cell are called protoplasm. Now, protoplasm has two parts: nucleoplasm and cytoplasm. Nucleoplasm, the ground substance, the region between within the nuclear membrane is called nucleoplasm. जबकि cytoplasm, that is the aqueous ground substance between the nuclear membrane and plasma membrane, that is called cytoplasm. डिटेल की तरफ आ जाए. Let's suppose ये एक सेल है. ये प्लांट सेल है. प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. सेल ऑर्गेनील है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील है. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? द स्पेस विदिन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. दिस इज द रीजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म विदिन द न्यूक्लियर एनवलप. दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म. जबकि साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, जो लिक्विड स्पेस है, जो रीजन है, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के दरमियान ये साइटोप्लाज्म है. जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, जो एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है. Nucleoplasm and cytoplasm are collectively known as protoplasm. The protoplasm with the plasma membrane is called protoplast. तो डिटेल ऑलरेडी हो चुका है. अभी टॉपिक की तरफ आ जाए. What is cytoplasm? So cytoplasm में जिस तरह मैंने कहा कि ये that is the liquid ground substance between the nuclear membrane and plasma membrane. इसको aqueous ground substance क्यों कहा जाता है? Aqueous means liquid. ग्राउंड जिस तरह हम कहते हैं क्रिकेट प्ले ग्राउंड, फुटबॉल प्ले ग्राउंड, द ग्राउंड वेयर द प्लेयर्स आर प्ले. सिमिलरली यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिक्विड फॉर्म में है एंड दैट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर सेल ऑर्गेनील्स. ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है सेल ऑर्गेनील्स के लिए, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के लिए. मुख्तलिफ एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, सारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. सो ये लिक्विड फॉर्म में है और जो सॉलिड फॉर्म में मुख्तलिफ चीज़ें या सॉल्युबल फॉर्म में मुख्तलिफ चीज़ें वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है. सो साइटोप्लाज्म इज एन एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. केमिकल कंपोजिशन क्या है साइटोप्लाज्म का? तो केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म में तीन मेन कंपोनेंट्स हैं. एक है वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं और थर्ड सेल ऑर्गेनील्स हैं. सो वाटर, सेल ऑर्गेनील्स और स्टोरेज मॉलिक्यूल्स या इनसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट्स या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स या स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एक ही नाम है. कम टू द फर्स्ट वन, वाटर. तो साइटोप्लाज्म में वाटर की परसेंटेज कितनी है? मिनिमम 70%, मैक्सिमम 90% तक जा सकता है. तो most of the portion of the cytoplasm that is in the form of water. वाटर मौजूद है साइटोप्लाज्म में. तो कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में सॉल्युबल होंगे, कुछ इनसॉल्युबल होंगे. नाउ जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, सो साइटोप्लाज्म में it forms cytosol. What is cytosol? The soluble part of the cytoplasm is called cytosol. The liquid portion of the cytoplasm where the molecules are dissolved in water, that is called cytosol. Now cytosol में solution की शक्ल में मौजूद है. तो दो किस्म के solution है cytosol में. One is true solution and the other is colloidal solution. True solution क्या है? True solution आप लोग जानते हैं. This is a type of solution in which the solute molecules are completely dissolved. जो स्मॉल मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल साल्ट्स या डिजॉल्व गैसेस, ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं
our true solution, that is a solution in which the solute molecules are completely dissolved and the solution is homogeneous in nature. Homogeneous in nature, जो particles है वो same size के हैं, वो non visible है, माइक्रोस्कोप के जरिए भी हम नहीं देख सकते, complete true solution बनाता है. तो ये एग्जाम्पल है salts, ग्लूकोज या dissolved gases, they form true solution. दूसरा है colloidal solution. Colloidal solution, this is the type of solution in which the solute molecules are dissolved, लेकिन साइज में फर्क होता है. नॉट सिंपली मैं कहूँगा नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं. और ये हेट्रोजीनियस इन नेचर है. हेट्रोजीनियस इन नेचर ये है कि मुख्तलिफ साइज़ के मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद होते हैं. हालांकि हम देख नहीं सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम स्टडी करें तो मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ साइज हमें नजर आएंगे. फॉर एग्जांपल आप सोडियम अगर पानी में डिज़ोल्व करें, साल्ट अगर पानी में डिज़ोल्व करें और फिर माइक्रोस्कोप में देखें तो सारे मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर होगा. तो ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है. दूसरा, लेट सपोज अगर हम मिल्क ले लें तो मिल्क जब हम देखते हैं तो वैसे बाजार ये तो ट्रू सॉल्यूशन नज़र आता है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें तो मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं मिल्क में. अभी कुछ लार्ज साइज के होंगे, कुछ स्मॉल साइज के होंगे, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है. तो कोलाइडल सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म की तरफ आ गए. साइटोप्लाज्म में कोलाइडल सॉल्यूशन किस तरह बनेगा? मुख्तलिफ किस्म के फैटी एसिड्स, ग्लाइकोजन या आरएनए या जो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाए. ठीक है, अमीनो एसिड्स की शक्ल में मौजूद है, तो अगर वो डिज़ोल्व हो जाए तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है. तो टॉपिक की तरफ आ गए. द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल. साइटोसोल में जो सॉल्यूशन है वो इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. ट्रू सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड एंड दैट इज होमोजेनियस इन नेचर. कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड एंड दैट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर. तो ट्रू सॉल्यूशन भी पाया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी पाया जाता है. फिर कोलाइडल सॉल्यूशन की फर्दर दो किस्में हैं. एक को सोल कहा जाता है, दूसरे को जेल कहा जाता है. सोल क्या है, जेल क्या है? सोल, दिस इज द टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज लेस विस्कस या विच इज नॉन विस्कस. वैसे लेस विस्कस ज्यादा ठीक है, लेस विस्कस है. यहाँ पे सॉल्यूशन लेस विस्कस है. जेल में हियर द सॉल्यूशन, द कोलाइडल सॉल्यूशन, द टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच इज मोर विस्कस. दोनों की विस्कासिटी को आप कंपेयर करें तो ये लेस विस्कस होगा, ये मोर विस्कस होगा. साइटोप्लाज्म में हमें किस तरह पता चलेगा? जो लेस विस्कस सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको साइटोसोल कहा जाता है. जिस तरह ये जो मोर विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको साइटोजेल कहा जाता है. लेट सपोज आप मिल्क सॉल्यूशन ले लें, मिल्क ले लें, फर्ज करें कोलाइडल सॉल्यूशन किया किस्म में. कंपेरिजन में आप शहद ले लें तो कौन सा ज्यादा विस्कस है? शहद ज्यादा विस्कस है. एक तरफ आप शहद ले लें, हनी, और दूसरी तरफ आप ये कलर पेंट्स ले लें. दोनों को कंपेयर करें तो लेस विस्कस सॉल्यूशन और मोर विस्कस सॉल्यूशन का पता चल जाता है. द सेम इज द केस इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बिल्कुल सेंटर में, सेंट्रल रीजन में, जो सेंट्रल रीजन है साइटोप्लाज्म का, ये साइटोसोल की शक्ल में पाया जाता है. क्योंकि यहाँ पे साइटोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन कंपेरेटिवली कम है. माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जो प्रोटीन फिलामेंट्स है वो कम है. पेरिफेरल रीजन में साइटोस्केलेटन पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद है. क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, तो साइटोस्केलेटन की वजह से, या साइटोप्लाज्म मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, तो साइटोस्केलेटन की वजह से ये मेंटेनेंस मौजूद है. द शेप ऑफ द सेल हैज बीन मेंटेन बाय द साइटोस्केलेटन. ये स्केलेटल सिस्टम है सेल का, और माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स की बनी हुई है. माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट, फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद है. एनी हाउ डिटेल अलग होगा. तो बात हो रही है साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल रीजन है, जो आउटर रीजन है, इसको साइटोजेल कहा जाता है या इसको एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता है. पेरिफेरल रीजन को, साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल रीजन को एक्टोप्लाज्म भी कहा जाता है. एक्टोप्लाज्म या साइटोजेल कहा जाता है. जो सेंट्रल पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, ये सेंट्रल पोर्शन, इसको साइटोसोल
या एंडोप्लाज्म भी कहा जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, तो साइटोसोल में इसी रीजन में, सेंट्रल रीजन में ट्रू सॉल्यूशन पाया जाता है। पेरिफेरल रीजन में साइटोजेल जेली लाइक सॉल्यूशन पाया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन पाया जाता है। तो ये साइटोप्लाज्म के बारे में, इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में कुछ बातें हैं। अभी एक बात याद रखें, यहाँ पे हमने साइटोस्केलेटन की बात की, तो ये यूकैरियोटिक सेल में या प्लांट सेल में या एनिमल सेल में ये साइटोस्केलेटन पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, तो वहाँ ये चीज़ें कमी होती हैं। फिर फंक्शन की तरफ आ गए साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन ये देखिए, जैसे हमने बात की कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, फिर इसके बाद सेलुलर यूनिट्स है और स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है। स्टोरेज मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन, स्टार्च, लिपिड्स, तो वही फंक्शन से कोरिलेट करेगी। पहला फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का? साइटोप्लाज्म इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ सेल ऑर्गेनील्स। मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनील्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, जो भी है प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनील्स साइटोप्लाज्म में मौजूद है। सो साइटोप्लाज्म is a storehouse of different cell organelles and various organic and inorganic molecules. मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनील्स भी मौजूद है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है, प्रोटीन की शक्ल में, लिपिड्स की शक्ल में, कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, सिंपल मॉलिक्यूल्स, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, सारे मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। तो ये स्टोर हाउस है मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स के लिए और सेल ऑर्गेनील्स के लिए। दूसरा, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स a site for metabolic activities. साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए साइट प्रोवाइड कर रहा है, प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, जगह प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह? अगर आप देखें तो एक तो ये डायरेक्ट पाथवे ग्लाइकोलाइसिस की हम बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म, इन द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, बाकी दो स्टेप क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट्स इन द साइटोसोल ऑफ द साइटोप्लाज्म। ग्लाइको, ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस कॉम्बिनेशन है ग्लाइको और लिसिस या लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज से लिया गया है, कार्बोहाइड्रेट से लिया गया है, कार्बोहाइड्रेट से लिया गया है ग्लाइको। Our lysis splitting, the splitting of a glucose molecule into two molecules of pyruvic acid by a series of reactions, वो बाद में फिर पढ़ेंगे। तो ये ग्लाइकोलाइसिस है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस भी साइटोप्लाज्म में होता है। तो एक तो ये देखिए कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। राइबोसोम्स कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चूंकि राइबोसोम ऑर्गेनील नहीं है, इसके ये नॉन मेम्ब्रेनस है, एक ख़ास मेम्ब्रेन नहीं है, और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए मेम्ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स आर जस्ट लाइक पार्टिकल्स की शक्ल में मौजूद है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस भी चूँकि डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में इसकी ये प्रोसेस हो रही है, तो ये भी फंक्शन में इंक्लूड किया जाता है। इनडायरेक्ट फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, गोल्गी बॉडीज का जो फंक्शन है, सेल ऑर्गेनील्स के मुख्तलिफ फंक्शन है, हर एक सेल ऑर्गेनील का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। तीसरा फंक्शन, मेजर फंक्शन, साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स। ये जो सेल ऑर्गेनील्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। किस तरह? साइक्लोसिस टर्म मैंने लिखा है। साइक्लोसिस क्या है? इसको साइक्लोसिस को प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और सिंपली साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
within the cytoplasm. For example, चूँकि plant cell में large vacuole होता है, तो vacuole के इर्द गिर्द अगर water molecules movement कर रहा है, तो ये the movement of water molecules and cell organelles, soluble molecules, this is called cyclosis. ज़ाहिर है अगर पानी या वाटर मॉलिक्यूल्स अगर मूवमेंट कर रहा है, तो वाटर में कुछ मॉलिक्यूल जो डिजॉल्व है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, साल्ट्स की शक्ल में, गैसेस की शक्ल में, या एंजाइम्स हैं, लेट्स सपोज एमाइनो एसिड्स हैं, तो वो भी साथ साथ मूवमेंट में होंगे. तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिजॉल्व सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, दिस इज within the cytoplasm, that is called cyclosis. That is called cyclosis. अभी cyclosis का फायदा क्या है? जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये सेल ऑर्गेनेल्स भी मूवमेंट कर रहा है. ये एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी एक्सपेंडिचर इसमें होती है, और इसमें साइटोस्केलेटन या माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व है, एक्टिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, या सिंपली मोटर प्रोटीन जिसको हम कहते हैं. मोटर प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द सेल ऑर्गेनेल्स या डिस्ट्रीब्यूट द सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स भी मूवमेंट कर रहा है, और साथ साथ डिजॉल्व मॉलिक्यूल भी मूवमेंट कर रहा है, ताकि सेल के अंदर इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, that is the aqueous ground substance present between the plasma membrane and nuclear membrane. Our chemically that is formed by water, major portion water है, cell organelles है, और साथ साथ storage molecules है, या इसको हम complex molecule भी कह सकते हैं, या insoluble and waste product भी कह सकते हैं. पर जो soluble part है साइटोप्लाज्म का, इसको साइटोसोल कहते हैं. साइटोसोल की दो किस्में हैं, ट्रू सोल्यूशन की शक्ल में पाया जाता है, या कोलाइडल सोल्यूशन की शक्ल में पाया जाता है. ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस इन नेचर है, जबकि कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस इन नेचर है. फिर कोलाइडल सोल्यूशन की दो किस्में हैं, सोल और जेल. सोल, ये कोलाइडल सोल्यूशन नॉन विस्कस यानी रनी होगा, रनी सोल्यूशन होगा, या लेस विस्कस भी कह सकते हैं. और जो मोर विस्कस है इसको जेल कहते हैं, साइटोजेल कहते हैं. साइटोजेल ये पेरिफेरल रीजन में होता है, साइटोसोल सेंट्रल रीजन में होता है. और फंक्शन में इट इज अ स्टोर हाउस फॉर डिफरेंट, it is a storehouse for cell organelles. It provides a space, it provides a region, it provides a place for the metabolic activities, and responsible for the distribution of different distribution of cell organelles within the cell. Thank you very much.